साल 1981 में राज तिलक द्वारा निर्देशित एक फिल्म आई थी, चेहरे पर चेहरा। यह एक थ्रिलर और हॉरर फिल्म थी। फिल्म के निर्देशक पात्र संजीव कुमार थे, जिन्होंने एक वैज्ञानिक और डॉक्टर विल्सन का किरदार निभाया था। विल्सन एक ऐसा केमिकल इजाद कर लेता है जो आदमी की बुराइयों को खत्म कर सकता है। इस केमिकल का प्रयोग वह सबसे पहले खुद पर करता है, लेकिन इसका असर उल्टा हो जाता है। विल्सन के भीतर की बुराइयों का प्रतिनिधित्व करता है और किरदार ब्लैक स्टोन इसकी अच्छाइयों पर हावी होने लगता है। सी ग्रेड की यह फिल्म हालांकि दर्शकों ने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं की, लेकिन यह संदेश देने में सफल रहती है कि आदमी के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों मौजूद रहती हैं। इनमें से अनुकूलताएं मिल जाती हैं और वह बढ़ जाती हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन कुमार। आप सबका वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल द स्टोरी तक में। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस स्टोरी की शुरुआत मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के एक डॉक्टर सुनील मंत्री की कहानी। यह किरदार काफ़ी हद तक विल्सन के दूसरे चेहरे ब्लैक स्टोन से मिलता जुलता है, जिसके भीतर ये का हैवान या पिशाच बगैर कोई केमिकल दिए ही जाग गया था। होशंगाबाद के आनंद नगर में रहने वाली इस हड्डी रोग विशेषज्ञ की पोस्टिंग नज़दीक के कस्बे इटारसी के सरकारी अस्पताल में थी। सुनील पोस्टमार्टम भी करता है, लिहाजा लाशों को चीर-फाड़ कर मौत की वजह निकालने का उसका काम भी था। अक्सर होशंगाबाद इटारसी से अप डाउन करने वाली इस डॉक्टर की ज़िंदगी कहानी हिंदी फिल्मों के जैसे थी। अब से कोई 1.25 साल पहले तक मंत्री की ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी। उसके पास सब कुछ था जिसकी तमन्ना हर कोई करता है। इज्जतदार पेशा था, खुद का मकान था, कारें थी, एक सुंदर पत्नी जिसका नाम सुषमा था, उसके अलावा उसका बेटा श्रीकांत था और एक बेटी थी जो नागपुर के एक नामी कॉलेज में पढ़ रही थी। बेटा श्रीकांत भी मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। वक्त काटने और कुछ पैसा कमाने की गरज से सुषमा ने 2010 में एक जनरल स्टोर ओपन किया, जिसमें डिफरेंट टाइप की आपको सामानें मिल जाया करती थी। सुषमा जो है वो डॉक्टर की पत्नी है। इसी दौरान सुषमा के कांटेक्ट में एक रानी नाम की महिला आती है, तो उन्होंने उसे भी अपने जनरल स्टोर पर काम पर लगा दिया। रानी काफ़ी मेहनती और ईमानदार थी, इसलिए देखते ही देखते सुषमा की वो विश्वास पात्र बन गई, यानी कि सुषमा उस पर विश्वास करने लगी। सुषमा भी उसे अपने घर के सदस्य की तरह मानने लगी। सुनील की जो दिलचस्पी थी वो दुकान पर नहीं थी, वो रानी पर थी, क्योंकि जब से उसने रानी को देखा था तब से उसके होश उड़ गए थे। रानी का पति वीरेंद्र, जो कि बहुत निकम्मा और बेरोजगार था, जो कभी कभार छोटे मोटे काम कर लिया करता था, नहीं तो वह पत्नी की कमाई पर ही भरोसा करता था। वीरी जैसी पत्नियों की समाज में कमी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए एक कहावत है, काम न काज के दुश्मन अनाज के। रानी जैसी पत्नियों को यह मजबूरी हो जाती है कि वो ऐसे पति को ढूंढती हैं जो कहने का पति होता है, बस इतना रहता है कि उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा मिल जाती है। इसलिए वो अभी वीरू को ढो रही थी। कुछ दिनों के बाद जो सुषमा होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। इस पर जो डॉक्टर सुनील है उसका जो मन है वो रानी पर आ जाता है। रानी के घर आने जाने की कोई रोक टोक नहीं थी, इसलिए दोनों का साथ वक्त गुजारने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। उस दौरान डॉक्टर सुनील का वक्त कैसे गुजरता है यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन 7 अप्रैल 2017 को डॉक्टर की पत्नी सुषमा की भोपाल के बंसल हॉस्पिटल में मौत हो गई। पत्नी के देहांत के बाद डॉक्टर सुनील तन्हा रहने लगे और अधिकांश वक्त रानी के साथ गुजारने लगा। सुषमा के बाद दिखावे के लिए जनरल स्टोर का काम रानी ने संभाल लिया, लेकिन यह कोई नहीं जानता है कि रानी ने कई और चीज़ों की डोर अपने हाथ में ले ली थी। जब तक सुषमा थी तब तक रानी का पति वीरू रानी को उसके यहाँ आने जाने पर कोई ऐतराज़ नहीं जताता था, लेकिन बाद में रानी पहले से कहीं ज़्यादा वक्त जनरल स्टोर में बिताने लगी तो उसका माथा ठनका, जो स्वाभाविक बात थी क्योंकि सुनील का अक्सर अकेला रहता था। रानी जब अपने घर में होती थी तब भी डॉक्टर सुनील से फ़ोन पर लंबी लंबी और अतरंगी बातें करती थी। वीरू को शक तो था कि डॉक्टर साहब और रानी के बीच प्यार की खिचड़ी पक रही है, लेकिन उसका शक तब यकीन में बदल गया जब उसने खुद अपने कानों से डॉक्टर और रानी के बीच हुई अतरंगी बातचीत को सुन लिया। दरअसल हुआ यह था कि मोबाइल फ़ोन खराब हो जाने के कारण रानी ने अपना सिम कार्ड कुछ दिनों के लिए वीरू के फ़ोन में डाल दिया। ना जाने कैसे बातचीत की रिकॉर्डिंग वीरू के फ़ोन में रह गई।
वही रिकॉर्डिंग वीरू ने सुन लिया और उसका खून खौल उठा। पहले तो उसके जी में ये आया कि बेवफा बीवी और उसके आशिक डॉक्टर का टेटुआ दबा दें, पर उसने धैर्य से विचार किया और उतना सोचा कि क्यों ना डॉक्टर सुनील को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बनाकर रोज एक अंडा हासिल किया जाए, क्योंकि वह अगर डॉक्टर सुनील को मारता या हल्ला मचाता है तो उसके हाथ कुछ नहीं लगना। उल्टे लोग यही कहते कि गलती डॉक्टर के साथ रानी की भी थी। लिहाजा एक दिन वीरू ने सुनील को बता दिया कि वह उसके और अपनी पत्नी रानी के अवैध संबंधों के बारे में जान गया है, इसकी वाजिब कीमत चाहता है। इस पेशकश पर शुरू में सुनील का कोई नुकसान नहीं नजर आया, उल्टे फायदा यह दिखा कि वीरू का डर खत्म हो गया है, यानी वह अपनी मर्जी से ब्लैकमेल होने को तैयार हो गया। शुरू में सुनील जिसे मुनाफे का सौदा समझ रहा था वह धीरे धीरे घाटे का साबित होने लगा, क्योंकि वीरू अब जब चाहे तब उसे ब्लैकमेल कर सकता था और करने लगा भी था। उसका मुंह सुरक्षा की तरह खुलता और बढ़ता चला जा रहा था। डॉक्टर की इसी दिक्कत या कमजोरी का वीरू फायदा उठा रहा था। डॉक्टर अगर पुलिस में भी रिपोर्ट करता तो बदनामी उसी की होती। लिहाजा वह रानी को अपने पहलू में बनाए रखने के लिए अपनी गाड़ी कमाई जो उसने कमाया हुआ था वो वीरू को सौंपने का मजबूर हो गया। वक्त गुजरता रहा और वीरू डॉक्टर सुनील को अपने हिसाब से निचोड़ता रहा। इससे डॉक्टर को लगने लगा कि ऐसा तो वह एक दिन कंगाल हो जाएगा और रानी भी हाथ से निकल जाएगी। यार डॉक्टर सुनील का जिंदगी का सबसे बेहद बुरा वक्त था। रानी से मिलने देश सुख की कीमत उसकी हैसियत पर भारी पड़ने लगी। उसने एक बेहद खतरनाक फैसला ले लिया। चेहरे पर चेहरा फिल्म का भयावान ब्लैक स्टोन इसके भीतर जाग उठा और उसने वीरू की इतनी नसंस तरीके से हत्या कर डाली कि देखने वालों की रूह भी कांप उठेगी। हर किसी को ने यही कहा डॉक्टर है या जल्लाद। डॉक्टर इसलिए फंस गया था कि उसके और रानी के सबूत वीरू के पास थे, नहीं तो तय था कि वो रानी को छोड़ देता। ये सबूत जो कभी सार्वजनिक या उजागर नहीं हो सकते थे अब पुलिस के पास हैं। वीरू की ब्लैकमेलिंग से सुनील ने उसे अपने यहाँ बतौर ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया। पगार 16,000 रुपये महीना तय कर दी थी। इस जघन्य हत्याकांड का एक विरोधाभास पहलू यह भी चर्चा में है कि डॉक्टर ने वीरू को समझाया था कि तुम मेरे डॉक्टर बन जाओ तो 24 घंटा मुझे देखते रहोगे, इससे तुम्हारा शक दूर हो जाएगा। जबकि हकीकत में डॉक्टर सुनील ने वीरू की हत्या का मन पहले से ही अपने दिमाग में बना लिया था। उसे दरकार थी कि बस एक मौके की जिसे वीरू नाम की बला से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सके। 3 फरवरी 2019 को सुबह वीरू डॉक्टर सुनील को कार से होशंगाबाद से इटारसी लेकर गया था। दोनों शाम कोई 4 बजे वापस लौट आए, लेकिन वीरू अपने घर नहीं पहुंचा। दूसरे दिन रानी ने फोन पर यह खबर अपने ससुराल लक्ष्मीकांत पचौरी को दे दी। 5 फरवरी की सुबह लक्ष्मीकांत होशंगाबाद आए और बेटी की ढूंढाई शुरू की। रानी ने उन्हें उतना ही बताया था कि वीरू ने 2 दिन पहले डॉक्टर सुनील के यहाँ ड्राइवर की नौकरी शुरू की थी। यह बात सुनकर वह डॉक्टर सुनील की कोठी पर पहुंचे और बेटे वीरू की बात की पूछताछ की, तो डॉक्टर ने उन्हें गोलमोल जवाब देकर टकराने की कोशिश की। इस पर बुजुर्ग और अनुभवी लक्ष्मीकांत का माथा ठनका स्वाभाविक था। उन्होंने डॉक्टर से उसके घर के अंदर जाने की जिद की तो डॉक्टर ने अचकना कर मना कर दिया। इस पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। बेटे की चिंता में हलकान हुए जा रहे लक्ष्मीकांत डॉक्टर पर वीरू को गायब करने का आरोप लगा रहे थे और डॉक्टर उनके इस आरोप को खारिज कर रहे थे। झगड़ा होते देख वहां भीड़ जमा हो गई। इनमें से डॉक्टर सुनील के पड़ोसी भी थे, जिनकी नज़रों में सुनील मंत्री पिछले 2 दिन से संदिग्ध हरकतें कर रहे थे। इत्तेफाक थे इसी दौरान पुलिस की एक गश्ती गाड़ी वहां से गुजर रही थी, जिसके पहिए यह झगड़ा देखकर रुक गए। आखिर माजरा क्या है यह जानने के लिए पुलिस वाले गाड़ी से नीचे उतरते और बात को समझाने की कोशिश करने लगे। लक्ष्मीकांत ने फिर आरोप दोहराते हुए कहा कि डॉक्टर ने उनके बेटे को गायब कर दिया है, अब कोठी के अंदर भी देखने नहीं दे रहे हैं। इस पर पुलिस वालों की हैरानी हुई कि अगर डॉक्टर ने कुछ नहीं किया तो उसे किसी के अंदर जाने पर इतना सख्त ऐतराज या जिद नहीं करना चाहिए। लिहाजा खुद पुलिस वालों ने अंदर जाने का फैसला ले लिया। अंदर जाने के बाद सख्त दिल पुलिस वाले भी दहल उठे, क्योंकि ड्राइंग रूम में जगह जगह खून बिखरा पड़ा था। इतना ही नहीं, मांस के छोटे छोटे टुकड़े भी यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे, मानो आलीशान कोठी कोई गली कूचने की मटन शॉप हो। पुलिस वालों के साथ अंदर गए लक्ष्मीकांत पहले से ही किसी अनहोनी की आशंका से ग्रस्त थे। उन्होंने खोजबीन की तो ड्रम में उन्हें एक कटा हुआ सिर दिखा, जिसे देखकर वे दहाड़
मारकर रोने लगे। वह सिर उनके जवान बेटे वीरू का था। वह सिर उनके जवान बेटे वीरू का था। जब पुलिस वालों ने घर का और मुआयना किया तो उन्हें टॉयलेट में 4 आरियां मिली। इनमें से 2 आरियों के बीच वीरू के एक पैर के दर्जन भर टुकड़े फंसे हुए थे। जब ड्रम को गौर से देखा गया तो एसिड में वीरू के कटे सिर के साथ साथ हाथ पैर भी पड़े थे। डॉक्टरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दस्ताने भी खून से सने हुए थे। इस हैवान डॉक्टर ने वीरू के शरीर के 4 से 6 नहीं बल्कि करीब 500 टुकड़े कर डाले थे। अब बारी डॉक्टर की थी, जिसने शराफत से अपना जुर्म स्वीकारते हुए बताया कि वह वीरू की ब्लैकमेलिंग से परेशान हो गया था, इसलिए उसने उसकी हत्या कर डाली। दरअसल 3 फरवरी को वीरू के दांत में दर्द था। यह बात उसने डॉक्टर सुनील को बताई थी तो उसने इटारसी जाते वक्त एक गोली दी, लेकिन होशंगाबाद वापस आने के बाद वीरू ने फिर दांत दर्द की बात कही तो डॉक्टर सुनील के अंदर बैठे ब्लैक स्टोन ने उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। इस बेहोशी में उसने वीरू का गला रेता और फिर उसकी लाश के टुकड़े करने शुरू कर दिए। एक दिन में लाश को काट काट कर टुकड़े कटाना मुश्किल काम था, इसलिए दूसरे दिन भी वह यही करता रहा और इटारसी अस्पताल भी गया, लेकिन जल्द ही वापस आ गया। जाते समय उसने वीरू के खून से सने कपड़े बबई के पास फेंक दिए थे। दोनों दिन उसने घर की लाइटें नहीं जलाती ताकि कोई मरीज ना आ जाए। दूसरे दिन लाश के टुकड़े वह दूसरी मंजिल पर ले गया। सुनील मंत्री ने अपनी योजना के मुताबिक काफ़ी दिनों से एसिड इकट्ठा कर रहा था। चूंकि वह डॉक्टर था इसलिए दुकानदार उस पर शक नहीं कर रहे थे। वह भी पहले से ही बता देता था कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत एसिड खरीद रहा है। डॉक्टर होने के नाते सुनील भी यह तर जानता था कि लाश के टुकड़े गलकर नष्ट हो जाएंगे और किसी को हवा भी नहीं लगेगी। लेकिन जब हवा होशंगाबाद, इटारसी में भोपाल होते हुए देश भर में फैली तो सुनने वालों का कलेजा मुंह को आ गया। डॉक्टर ऐसा भी होता है, ऐसा हो सकता है। डॉक्टर सुनील खुद पुलिस वालों को बता भी रहा था कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। इस खुलासे पर सनसनी मची तो होशंगाबाद के तमाम आला पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों के आते ही डॉक्टर की हालात खस्ता हो गई और वह ऊट पटांग हरकतें करने लगा। कभी वह गुमसुम बैठ जाता तो कभी रोने लगता। कहीं वह कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे, इसके लिए उसके इर्द गिर्द दर्जन भर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। उसका पैर जंजीर से बांध दिया गया। यह बात सच है कि डॉक्टर सुनील अपना दिमागी संतुलन अस्थायी रूप से खो बैठा था। उसकी शुगर, ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ गए थे और वह सोडियम पोटेशियम एम्बुलेंस का भी शिकार हो गया था, जिसमें मरीज कुछ भी बकने लगता है और उठपटांग हरकतें करनी शुरू कर देता है। इन बीमारियों पर काबू पाया गया तो एक के बाद एक वीरू की हत्या से ताल्लुकात रखते राज खुलते गए। इसकी आखिर वजह क्या थी? छानबीन और जांच में पुलिस वालों की जानकारी में जब डॉक्टर की पत्नी सुषमा की मौत संदिग्ध होनी पाई गई तो एक टीम भोपाल ने नामी बंसल हॉस्पिटल पहुंची। दरअसल सुषमा की मौत भी सुनील के लगाए गए इंजेक्शन के रिएक्शन से हुई थी। इंजेक्शन लगाने के बाद सुषमा के शरीर में संक्रमण फैलने लगा तो सुनील उसे भोपाल लेकर आया था। इस संदिग्ध मौत के बाद सुषमा का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया था, इस बात की जांच पुलिस कथा लिखे जाने तक कर रही थी। रानी के बयान और किरदार दोनों अहम हो चले थे, लेकिन पूछताछ में वह अनभिज्ञता जाहिर करती रही। पुलिस ने जब सुनील के उस संबंधों के बारे में पूछा तो वो खामोश रही। इससे पुलिस को रानी की भूमिका ज़्यादा संदिग्ध नजर आई, जिसकी जांच पुलिस कथा लिखने तक कर रही थी। सुनील मंत्री यानी कि सुनील, उसकी फ़ोन पर हुई बात की रिकॉर्डिंग भी पुलिस ने हासिल कर ली। पुलिस ने मामला दर्ज करके वीरू के टुकड़े टुकड़े बनी लाश पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया, जिसका दाह संस्कार भी हो गया। कुछ समान होने के बाद सुनील कहने लगा कि उसने वीरू की हत्या की थी, लेकिन अब अदालत में उसका वकील बोलेगा। रिमांड पर लिए जाने के बाद वह अदालत में असामान्य दिखा, जिससे उसकी हिरासत भी अवधि लगातार बढ़ाई जा रही है। हालांकि सच यह है कि किसी अंतिम निष्कर्ष पर पुलिस तभी पहुंचेगी जब रानी मुंह खोलेगी। पुलिस सुषमा की मौत को संदिग्ध मानकर कार्रवाई कर रही है। कहीं वह भी हत्या तो नहीं है, सब कुछ मुमकिन है, लेकिन जिस तरह वीरू की हत्या डॉक्टर सुनील ने की वह जरूर हैरत वाली बात है कि कोई डॉक्टर तो ज़िंदगी बचाता है, वो भी इतनी विभत्स, हिंसक और जघन्य तरीके से किसी की ज़िंदगी छीन भी सकता है। तो हेलो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और
कमेंट में एक और स्टोरी के लिए आप मुझे बता सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको स्टोरी कब और कैसी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, जब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।